प्रिय छात्रों, प्यारे भैया बहनों, मैं रामेश्वर तिवारी, प्राचार्य सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल जयंत, बायोलॉजी की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत किंगडम फंजाई, किंगडम फंगी जो भी कहिए, ये पढ़ेंगे। किंगडम किंगडम फंजाई, जो भी आप उसका प्रोनाउंसिएशन कर लें। कवक जगत, हिंदी में कहेंगे कवक जगत। 5 जगत वर्गीकरण में जो 5 जगत बने हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, देन किंगडम फंजाई, फिर किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम फंजाई हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। फंजाई कवक, ये देखिए, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जब था, 2 जगत वर्गीकरण के अनुसार जब वर्गीकृत किया गया था शुरू में, तो फंजाई को थैलोफाइटा में रखा गया था। क्रिप्टोगैम्स ये प्लांटी के अंतर्गत रखे गए थे, पादप जगत के अंतर्गत। क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स माने अपुष्पीय पौधे जिनमें फ्लावरिंग नहीं होती, और फेनरोगैम्स माने पुष्पीय पौधे। तो क्रिप्टोगैम्स में पहला जो आपका डिवीजन बनाया गया वो था थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, ये बने हुए हैं। तो थैलोफाइटा नॉन वैस्कुलर जो प्लांट थे, असंवहनीय पौधे, उसके अंतर्गत थैलोफाइटा में एल्गी को भी और फंजाई को, दोनों को इंक्लूड किया गया था। क्योंकि इनकी भी रचना थैलॉइड होती है, एज लाइक थैलस, सुकाय, रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं होता है, विभाजित नहीं रहता है, इसलिए ये थैलॉइड स्ट्रक्चर कहलाएगी। तो यहाँ पर फंजाई का बाद में जब क्लासिफिकेशन किया गया, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इनकी सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होने के कारण प्लांटी जगत से इनको थोड़ा सा अलग किया गया, नया जगत बनाया गया। R.H. विटकर ने किंगडम फंजाई कवक को पूर्णतः अलग कर दिया। तो आइए देखते हैं इनके कुछ विशेष बातों को। जो किंगडम फंजाई कवक का जो हम अध्ययन करते हैं, ध्यान रखेंगे, वो कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी माइकोलॉजी ध्यान रखेंगे, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान की शाखा है, जिसमें किसकी स्टडी करेंगे? फंगस की, कवक की का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाती है माइकोलॉजी। और माइकोलॉजी के क्षेत्र में, कह लीजिए कवकों के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा नाम फेमस आता है, जो स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो पी एंटोनियो माइकेली का नाम आता है। पी एंटोनियो माइकेली, पी एंटोनियो माइकेली, ध्यान देना है। ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने, ध्यान रखना, कि कवक के बारे में, फंगस के बारे में काफी स्टडी की। इन्होंने नोवा जेनरा प्लांटेरम ये बुक लिखी थी इस पर, नोवा जेनरा प्लांटेरम। क्योंकि उस समय ध्यान रखना कि क्या था, कवक को कहाँ अध्ययन करते थे? प्लांटी में, इसलिए इस पुस्तक के नाम से भी पता चल रहा है, नोवा जेनरा प्लांटेरम। ये बुक लिखी गई किसके द्वारा?
पी एंटोनियो माइकेली के द्वारा, और ये इसमें लगभग 900 फंजाई का डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है। 900 फंजाइयों का इसमें जो है कह लीजिए इन्होंने अध्ययन किया था। ये इन्होंने मुख्य रूप से ध्यान रखना, ये अध्ययन किया और इन्होंने इतना बड़ा वर्क किया, इसलिए इनको फादर ऑफ माइकोलॉजी कह सकते हैं। इनको पी एंटोनियो माइकेली को फादर ऑफ माइकोलॉजी, माइकोलॉजी के जनक कौन पूछेगा कौन है तो आप बताओगे पी एंटोनियो माइकेली को फादर ऑफ, ध्यान रखेंगे, माइकोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा वर्क था, इसलिए ये बात आपको दिमाग में आनी चाहिए। इसके बाद में एक साइंटिस्ट और है, एंटीवान डी बेरी। एंटीवान डी बेरी को फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, मॉडर्न माइकोलॉजी माने आधुनिक जो कवक विज्ञान है उसका जनक इन्होंने तो स्टार्टिंग में किया था। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नीट और नर्सिंग में ये आ जाते हैं, आप एकदम गलत लिख लेते हो, इसलिए इसको दिमाग में आप रखना कि फादर ऑफ माइकोलॉजी पी एंटोनियो माइकेली है, और फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी अगर हम बात करें, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, आधुनिक कवक विज्ञान जिसको बोलेंगे, इसके जनक कौन है? इसके जनक है, ध्यान रखेंगे, एंटोन डी, नाम भी अजीब है पर याद करना है, बैरी, BARY, बैरी, एंटीवान डी बैरी कह सकते हैं, एंटीवान डी बैरी कह सकते हैं, जो भी कहें। इन्होंने काफी वर्क किया था। इन्होंने बताया कि जो फंजाई हैं तो फंगस आर लिविंग एंड डायनेमिक स्ट्रक्चर, यानी डायनेमिक गतिशील, जीवित और गतिशील संरचनाएं हैं। कवक क्या है? फंगस आर लिविंग एंड डायनेमिक, इनके द्वारा परिभाषा जो आई थी, फंगस आर लिविंग एंड, मैंने ये कह लीजिए कि जीवित और कैसी है? डायनेमिक, गतिशील स्ट्रक्चर। तो ये कवक जो होती है, कवक के बारे में इन्होंने कहा कि ये, इन्होंने सबसे पहले डिफिनीशन दे दी कि कवक कैसे हैं, जीवित हैं और ये डायनेमिक स्ट्रक्चर यानी गतिशील कह लीजिए कि संरचनाएं हैं। इस तरीके की बात सबसे पहले इन्होंने कही। इसके बाद में ध्यान रखेंगे, इसके बाद साइंटिस्ट आए, अगर देखा जाए तो इसके बारे में जो कह लीजिए कि अध्ययन की बात, कवक क्या करते हैं? कवक नॉन वेस्कुलर हैं, ये क्लोरोफिलस है, क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये हेटेरोट्रापस है, ज़्यादातर विषमपोषी हैं। तो या तो ये सिम्बायोटिक है यानी सहजीवी कुछ है, कुछ ज़्यादातर सेप्रोफिटिक है, मृतोपजीवी है, और कुछ पैरासिटिक है, पैरासिटिक परजीवी जो दूसरों पौधों के ऊपर क्या करते हैं? डिजीज काज करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो पौधों के ऊपर रोग जो उत्पन्न करते हैं कवक, उसके लिए भी जीव विज्ञान की एक ब्रांच बनाई गई, वो कहलाती है प्लांट पैथोलॉजी। कवक रोग विज्ञान, कवकों का अध्ययन करते हैं, प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी
इसमें क्या अध्ययन करेंगे? इसमें कवकों के द्वारा पौधों में उत्पन्न किए जाने वाले जो डिजीज है, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। स्मट है, कह लीजिए कि आलू में लेट ब्लाइट रोग है, बहुत सारे रोग आप आगे देखेंगे कि अल्टरनेरिया सोलेनाई, फाइटोप्थोरा की कुछ स्पीसीज हैं। और आपके यहाँ पर आएंगे तो स्कोबाइसिटीज के कुछ मेंबर है, पैक्सिनिया, ग्रेमनिस्टिसाई, आस्टिलागो, होल्डाई। तो ये सब क्या करते हैं? डिजीज काज करने वाले हैं कवक। तो इनका अध्ययन जब हम करेंगे तो कवक रोग विज्ञान यानी पौधों में इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले डिजीज की बात करेंगे, रोग की बात करेंगे उसमें। और ये कह लीजिए कि फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, ये भी याद रखना। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, भारतीय कवक विज्ञान और पादप रोग विज्ञान पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी के जनक कौन है ये भी पूछता है। तो इसके E.G. बटलर, E.G. बटलर, E.G. बटलर, E.G. बटलर को ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ये भी बहुत ढेर सारा प्रश्न पूछा जाता है कई बार, इसको भी क्लियर रखना है आप, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, लिखे गए हैं। एक वैज्ञानिक इसी में फंजाई के अंतर्गत बेस्से का भी बहुत वर्क है, इसने भी बहुत कार्य किया है। BASSEY बेस्से, इसने फंजाई का वर्गीकरण भी किया है और इसने फंजाई को परिभाषित किया कि ए क्लोरोफिलस नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, फंजाई आर ए क्लोरोफिलस। ए क्लोरोफिलस का मतलब क्या होता है? ए क्लोरोफिलस नॉन वेस्कुलर प्लांट। ए क्लोरोफिलस नॉन वेस्कुलर प्लांट, फंजाई आर ए क्लोरोफिलस नॉन वेस्कुलर प्लांट। ए क्लोरोफिलस माने क्लोरोफिल रहित, जिसमें क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल की बात नहीं करेंगे, नहीं पाए जाते, इसलिए तो ये ग्रीन कलर के नहीं है। दूसरी चीज नॉन वेस्कुलर, इनमें वेस्कुलर टिश्यू संवहन ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम ये नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये नॉन वेस्कुलर है। तो ये इन्होंने, बेस्से ने इनको परिभाषित किया था इस तरीके से। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी हो। तो फंजाई कैसे हैं? फंजाई ए क्लोरोफिलस नॉन वेस्कुलर प्लांट है, इनको आपको दिमाग में रखना है। और ये कैसे हैं? वास्तव में यूकैरियोटिक सेल वाले हैं अगर देखा जाए। देखिए अब इनके हम लोग फीचर देखें, अगर ये याद कर लेंगे जो भी टर्म्स बताए गए, इनको याद रखना होगा आपको। तो अब चलते हैं, देखते हैं फंजाई के बारे में, फंजाई क्या है। तो फंजाई ध्यान रखना, फीचर उनके देखिए आप। फंजाई अभी आया बात कि ए क्लोरोफिलस, ये क्लोरोफिल, पहले आप ये ध्यान रख लें कि फंजाई को अलग किंगडम बनाया गया। कैसे हैं ये? यूकैरियोट है, यहां शुरू करिए, यूकैरियोट, मल्टी सेलुलर, क्योंकि जो यूनिसेलुलर होंगे, जैसे ईस्ट है वो भी कवक है बट यूनिसेलुलर है, उसको उठाकर किस में रखा गया? किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया।
क्योंकि ये कोशिकी होने के कारण वहां रखा गया है, इसलिए दिमाग में रहना चाहिए। यहाँ केवल मल्टी सेलुलर जो है उनको रखा गया है, और इनकी ये यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर, एक क्लोरोफिलस, नॉन वेस्कुलर, ये जो टर्म है सबके मतलब पता होने चाहिए, जो न पता हो उनको क्लियर हमने कर दिया है, सब ध्यान रखना है। तो ये नॉन वेस्कुलर है, यूकैरियोट है, मल्टी सेलुलर है, ये क्लोरोफिलस है, तो इनको ध्यान रखना होगा आपको। ये इनके फीचर है इसलिए इनको याद रखना है। और ये कैसे होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, थाइलस, जनरली ये थाइलस, अभी थाइलस का मतलब हमने आपको बताया है कि थाइलस का मतलब क्या होता है कि ये रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं होते हैं। एक थैलाइड, सुकाय, हिंदी उसकी होती है सुकाय, थैलस की सुकाय नुमा रचना होती है, थैलाइड स्ट्रक्चर होती है। और ये ध्यान रखेंगे चूंकि क्लोरोफिल लेस है तो ये कैसे होंगे, ये हेटेरोट्रॉपिक होंगे। ये कैसे हैं, हेटेरोट्रॉपिक, न्यूट्रिशन इनमें हेटेरोट्रॉपिक होगा। ये विषम पोषी होंगे, विषम पोषी होंगे। इसका मतलब ये क्या हुआ, क्योंकि क्लोरोफिल है नहीं, ये अपना भोजन कुछ बना नहीं सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान में ये रखना कि या तो ये सैप्रोफिटिक होंगे और पैरासिटिक, इनमें दो ऑप्शन जाते हैं। एक तो जाता है सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक माने मृतोपजीवी, जो सड़े गले डेथ एंड डीके जो मैटर हैं उन पर ये ग्रो करेंगे। और दूसरा पैरासिटिक, परजीवी है, परजीवी वाले दूसरों पर जो डिजीज काज करेंगे, उससे अपना न्यूट्रेंट लेंगे, वो कहलाएंगे, ध्यान रखेंगे, पैरासिटिक। जैसे सैप्रोफिटिक में आपका म्यूकर है, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड सड़ाकर उसको सड़ा गला कर खाना, फफूंदी लग जाती है रोटी में, देखे होंगे। राइजोपस है, ये सब सैप्रोफिटिक के अंतर्गत। पैरासिटिक जो परजीवी है, फाइटोप्थोरा, आपका ये अस्टिलागो, पक्सीनिया, ये सब कैसे हैं, अल्टरनेरिया, ये सब पैरासिटिक हैं, ये परजीवी है। एक और स्थिति बनती है इनकी सिम्बायोटिक, सहजीवी। तो ये कुछ फंगस ऐसे हैं, ध्यान रखेंगे, जो एल्गी के साथ मिलकर के लाइकेन बनाते हैं, सहजीवन प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके के भी बहुत ढेर सारे हैं। माइकोराइजा है, वो भी कवक है। माइकोराइजा का मतलब जब फंगस का जो माइसीलियम है, कवक जाल, किसी हायर कह लीजिए वेस्कुलर प्लांट की जड़ रूट के साथ में ग्रोथ करता है, डेवलप करता है, तो वो कहलाता है, वो रचना कहलाती है क्या, माइकोराइजा। और लाइकेन का मतलब है कि जब किसी कवक कह लीजिए फंगस और इसके अलावा कोई एल्गी दोनों मिल करके एक कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये अपना कह लीजिए कि न्यूट्रेंट अब दोनों मिल गए। तो एल्गी वाला जो फाइकोबायोन्ट है, एल्गी वाले हिस्से को बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, और कवक वाले को माइकोबायोन्ट। दो जीव हैं, दोनों मिलकर एक शरीर बना लिए। अब कवक वाला हिस्सा उसको वाटर और मिनरल देगा एब्जॉर्ब करके, और जो शैवाल वाला हिस्सा है, एल्गी वाला हिस्सा है, वो फोटोसिंथेसिस करेगा, क्योंकि वो ग्रीन है। ये दोनों कहीं भी उग सकते हैं, कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों मिलकर इस तरीके से कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाते हैं, संयुक्त रूप। तो इस तरीके का ये सहजीवन भी यापन करते हैं। तो ये तीनों ही कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसके बाद में इनके जो विशिष्ट कुछ कैरेक्टर्स हैं, इन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पहली बात तो इनका स्ट्रक्चर बता दिया कैसा होता है, थाइलस होता है, थाइलस है का सुकाय। इसका जो थाइलस होता है, शरीर का कह लीजिए, इनकी प्लांट बॉडी कह लीजिए, वो मुख्य रूप से हाइट बहुत कह लीजिए कि फिलामेंटस तंतुओं से बनी होती है।
और उन तंतुओं को बोलते हैं हाइफी, HYPHAE, हाइफी। हाइफी कवक सूत्र, कवक तंतु कह लीजिए, जो भी कहना है, ये बहुत ढेर सारी हाइफी मिलकर के बनाती है माइसीलियम। माइसीलियम, ये दोनों का मतलब समझना। माइसीलियम जैसे बहुत ढेर सारा उसका कवक जाल आपस में ये लगा हुआ है, स्ट्रक्चर देखें ऐसे। और जब इसके एक सूत्र को अलग करेंगे, एक उसमें से सूत्र अलग कर ले, जैसे ये अलग कर लिए एक छोटा सा उसका भाग, तो ये कवक सूत्र अलग किए थे, कहलाएंगे हाइफी, इसको बोलेंगे हाइफी। और पूरे आपस में जो मिलकर के उसका कह लीजिए स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, उसको बोलते हैं माइसीलियम, कवक जाल। ये दोनों में विशेष रूप से आपको अंतर भी स्पष्ट रहे और इनको ध्यान रखना है। तो जो कवक का जो शरीर होता है, उसकी बॉडी होती है, वो माइसीलियम से बनी होती है। उसके एक तंतु को एक फिलामेंट के लिए सबटा में यूज करते हैं क्या, हाइफी। ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। और ये जो माइसीलियम इनका होता है, ये देखिए दो प्रकार का हो सकता है, एक तो एसेप्टेट हो सकता है, दूसरा सेप्टेट हो सकता है। ये माइसीलियम इनका जो है ध्यान रखेंगे, ये दो प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है एसेप्टेट और दूसरा हो सकता है सेप्टेट। एसेप्टेट और सेप्टेट, ये माइसीलियम की बात हम लोग कर रहे हैं, ध्यान देना, कवक सूत्र कवक जाल। एसेप्टेट का मतलब होता है, ध्यान रखेंगे, कि जब इनके कवक सूत्र में, जैसे ये है और ये कवक सूत्र में इनके सेप्टा का निर्माण न हो, ये कवक सूत्र है ऐसा इस तरीके से गया है बना लिए, और ये उसमें बहुत ढेर सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं, ये न्यूक्लियस लगे हुए हैं यहाँ, तो ये कंडीशन इसकी बनी, ये एसेप्टेट है, सेप्टा का निर्माण नहीं हुआ है, ध्यान रखें। और दूसरी स्थिति ऐसी हो सकती है कि यहाँ पर ध्यान रखेंगे, उनके कवक जाल में, हाइफी में, माइसीलियम में, जो भी कहिए, ये कवक जाल जैसे बना रहे हैं, तो इनमें सेप्टा का निर्माण होता है, ऐसा ये सेप्टा है। सेप्टा बीच बीच में सेप्टम बने हुए हैं, ये न्यूक्लियाई है उनके बीच में, सेप्टम बने हुए। पट, सेप्टम माने क्या होगा, पट। तो ये सेप्टेट भी हो सकते हैं और एसेप्टेट। एसेप्टेट होंगे तो सिनोसिटिक होंगे। सिनोसिटिक माने इसमें बहुत ढेर सारे न्यूक्लियस उसके अंदर कह लीजिए कि भरे हुए हैं। सिनोसिटिक, COENO, सिनोसिटिक। तो सिनोसिटिक स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि जब उनके अंदर, ध्यान रखेंगे, सेलुलर स्ट्रक्चर अलग अलग जो है, सेप्टा न बनने के कारण, सेप्टा नहीं बना है, पूरा शरीर एक जैसा है, पूरे उसमें बहुत ढेर सारे न्यूक्लियाई बने हुए हैं, ऐसी कंडीशन कहलाती है सिनोसिटिक। ये एसेप्टेट जो होंगे उन्हीं में देखने के लिए मिलेगा। और एसेप्टेट जो माइसीलियम है, जनरली ये ध्यान रखेंगे लोअर फंजाई में मिलता है। लोअर फंजाई यानी फाइकोमाइसिटीज में कहाँ मिलेगा, इस तरीके का एग्जाम्पल अगर देखेंगे, ये इस तरीके की रचना, तो ये मिलेगी फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर हैं, फाइकोमाइसिटीज। और सेप्टेट वाली जो स्थिति देखने के लिए मिलेगी, सेप्टेट वाले में यूनिन्यूक्लिएट सेप्टम हो सकता है, बाई न्यूक्लिएट हो सकता है, मल्टी न्यूक्लिएट हो सकता है। एक के अंदर जैसे ये यूनिन्यूक्लिएट है, अगर इसी में दो न्यूक्लियस हम बना दे तो ये डाई न्यूक्लिएट या बाई न्यूक्लिएट कहलाएगा, और दो से ज्यादा बना देंगे तो मल्टी न्यूक्लिएट कहलाएगा। ऐसे सेप्टम अलग अलग जगहों पर मिल सकते हैं। और ये सेप्टेट वाले कहाँ मिलेंगे, इसके एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज,
इनमें देखने के लिए मिलेगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इनके हम अगर सेलवाल की बात करते हैं, कवक के सेलवाल, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, सेलवाल इनकी ध्यान रखेंगे काइटिन की बनी होती है। काइटिन ये पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आप पढ़े होंगे। कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, तो ये काइटिन की बनी होती है। इसको कुछ स्थानों पर इसके लिए जो टर्म प्रयोग किया गया है वो कह सकते हैं फंगल सेलुलोज। फंगल सेलुलोज। तो इनकी जो सेलवाल बनी होती है, ध्यान रखना, सेलवाल प्रेजेंट होगी, काइटिन की बनी होगी और फंगल सेलुलोज की बनी होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बात इनके ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियस की बात करें तो अभी हम चर्चा किए थे, ये कैसे है, हेट्रोट्राफिक है, विषम पोषी, क्योंकि क्लोरोफिल लेस है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इसको तो हमने लिखा था, ध्यान दे लेना यार। ये पैरासिटिक होंगे, सेप्रोफिटिक होंगे, परजीवी होंगे या मृतोपजीवी होंगे, या इसके अलावा ये सिम्बायोटिक होंगे, कह लीजिए सहजीवी होंगे। ये बातें हमने कर ली थी, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा हम वो नहीं करेंगे। स्टोरेज फूड मटेरियल की बात करें हम, अगर इनमें स्टोरेज फूड स्टोरेज फूड संचित भोजन जो होता है, ध्यान रखेंगे, वो ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन, एनिमल स्टार्च, इसको कह सकते हैं, बहुत ज्यादा ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है आपके नीट वगैरह में। एनिमल स्टार्च बोल सकते हैं, अथवा यहाँ पर ऑयल हो सकता है। मेन यही है, ध्यान रखेंगे, ग्लाइकोजन, जिसको एनिमल स्टार्च, जंतु स्टार्च भी कह लेते हैं। हम लोगों में ध्यान रखेंगे ग्लाइकोजन ही संचित भोजन होता है। पौधों में क्या होता है, प्लांट में स्टार्च होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में फूड मटेरियल ग्लाइकोजन बनाते हैं, वो ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लाइकोजन है ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज बाद में जब वो स्टोर करते हैं तो स्टार्च के रूप में करते हैं। हम लोगों में ध्यान रखेंगे, जब हम लोग भी डाइजेशन कर लेते हैं, ग्लूकोज वगैरह जितना भी कर लीजिए रॉ मटेरियल बन जाता है वहाँ, तो डाइजेशन के बाद में तो ग्लूकोज स्टोरेज हम लोगों के बॉडी के अंदर भी ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लीवर में प्रोसेस ध्यान में होगा कि ये प्रक्रिया होती है, और इसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो बदलने का काम करता है वो इंसुलिन हार्मोन होता है, जो पैंक्रियाज की बीटा सेल्स से सिक्रिएट होता है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है कि स्टोरेज फूड मटेरियल, इस मामले में जो कवक है वो हमसे सिमिलरिटीज दर्शा रहे हैं, ह्यूमन से, मानव से सिमिलरिटीज, क्योंकि हम लोग भी ग्लाइकोजन को संचित करते हैं। पौधे, ये भी कवक भी, फंगस भी क्या कर रहे हैं, संचित कर रहे हैं, ग्लाइकोजन को संचित कर रहे हैं। इसलिए काफी महत्वपूर्ण बातें हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इनमें रिप्रोडक्शन, तो इसमें जनरली एसेक्सुअल और सेक्सुअल, वेजिटेटिव भी पाया जाता है। एसेक्सुअल, ASEXUAL, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल, लैंगिक, अलैंगिक और लैंगिक जन्म देखने के लिए मिलता है, ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण बात है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत ढेर सारे तरीके हो सकते हैं। इनमें जू स्पोर बन सकता है, इसमें एस्कोस्पोर बन सकता है। इनमें मुख्यतः जू स्पोर,
जूस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, तो ये सब ध्यान रखेंगे, बन सकते हैं, इनके द्वारा कर सकते हैं। इनके अलावा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, जैसे कोनिडिया के द्वारा जो है देखेंगे, या अन्य स्ट्रक्चर भी बनते हैं, स्क्लेरेसिया, बहुत ढेर सारी रचनाएं बनती हैं। हम लोग उस समय जनन के बात करेंगे तो देखेंगे इस तरीके से किस देखने के लिए मिलता है। इसमें ये जरूर है, ध्यान रखेंगे कि जो हायर फंजाई होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हरासमेंट होता जाता है, डिजेनरेशन की प्रोसेस हो जाती है। माने जो हायर फंजाई है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। क्लासिफिकेशन देखेंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे। फंजाई के बारे में इतनी बातें काफी महत्वपूर्ण है। फंजाई डिजीज काज करते हैं, रोग पैदा करते हैं, और इनको कह लीजिए कि फंगिसाइड्स का हम प्रयोग करते हैं इन पर कंट्रोल करने के लिए। मेजर कंट्रोल जो होता है फंगिसाइड्स का प्रयोग कर सकते हैं। फंगिसाइड बने कवकनाशी, इसको बोल सकते हैं कवकनाशी, फंगिसाइड कवकनाशी, यानी कवक के द्वारा कहीं अगर डिजीज काज हो रहा है, रोग पैदा हो रहा है, तो हम जा करके कह लीजिए कि एग्रीकल्चर वगैरह की जहाँ पर वहाँ पर बीज वगैरह मिलते हैं, कीटनाशी मिलते हैं, वहाँ पर फंगिसाइड मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब फेमस इनके लिए जो प्रयोग करते हैं हम लोग फंगिसाइड्स, वो होता है बोर्डेक्स मिक्सर, बोर्डेक्स DE, बोर्डेक्स AUX, बोर्डेक्स मिक्सचर, ये फेमस है। ये बहुत ज्यादा पूछेगा तो याद रखना, ये हमेशा फंगिसाइड के रूप में जब ज्यादातर यूज किया जाता है बोर्डेक्स मिक्सचर, इसका प्रयोग करते हैं। ये कवकनाशी है, कवक को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये इतना इसके फीचर में देखेंगे हम लोग। अब हम लोग देखेंगे इसमें इनका क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण किसका? किंगडम फंजाई का। देखिए, कवक जगत को मुख्यतः दो कंडीशन, इसके वर्गीकरण बहुत ढेर सारे किए गए हैं। एलेक्ट्रोपोलस, बेस्से, और इसके अलावा जो है माइकेली का स्वयं क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण उन्होंने किया था। बटलर, बोस्वाल, बहुत ढेर सारे साइंटिस्टों ने किया। लेकिन हम जो क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं ये वास्तव में मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जो आधुनिक वर्गीकरण है, सबके विचारों को लेकर के जो बनाया गया क्लासिफिकेशन, उसकी बात कर रहे हैं। किंगडम फंजाई को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर नोन है, ज्ञात है, या अननोन है, अज्ञात है, इस आधार पर क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया गया। यानी इसमें कह सकते हैं दो भागों में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये हो जाएगा कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन, KNOWN, नोन, ज्ञात, यानी लैंगिक जनन अगर पता है, ज्ञात है। और दूसरा लिया गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन, KNOWN, पढ़ लेना। नोन और अननोन,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्ञात है, पता है, अध्ययन किया गया है। इनको ध्यान रखेंगे। मुख्यतः कहा गया क्या, ऊमाइकोटा। इनको दो भागों में फिर बांटा गया, एक तो लोअर फंजाई और दूसरा इनको जो है हायर फंजाई। लोअर फंजाई और हायर फंजाई, ऊमाइकोटा और इसके अलावा यूमाइकोटा। इसको दो भागों में डिवाइड इसके आधार पर कर दिया गया। एक हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ऊमाइकोटा, OOMYCOTA, और यूमाइकोटा, यूमाइकोटा। ये दोनों में ही लैंगिक जनन पूर्णतः विकसित प्रकार का होता है, ज्ञात है, अध्ययन किया गया है। तो ऊमाइकोटा यानी इनको रखा गया लोअर फंजाई, लोअर फंजाई कह लीजिए, और यूमाइकोटा का मतलब हुआ हायर फंजाई। अब ऊमाइकोटा जो है, ध्यान रखेंगे, इनकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी इनको मुख्यतः जो चीजें देखी गई, इनमें माइसीलियम कैसा होता है, एसेप्टेड। जनरली माइसीलियम कैसा है, एसेप्टेड। माइसीलियम एसेप्टेड। और यहां कैसा होगा, माइसीलियम सेप्टेट। अभी ये सेप्टेट और सेप्टेट दोनों की हम लोगों ने बात की थी, आपके दिमाग में होगा। माइसीलियम एसेप्टेट है, तब इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है, ध्यान रखेंगे, फाइकोमाइसिटीज और दूसरा जाइगोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज माने ऊमाइसिटीज, इसको दो भागों में बांट दिया। एक है फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज को ऊमाइसिटीज भी कर सकते हैं, या इसको अथवा और ऊमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज कहिए या ऊमाइसिटीज कहिए। ये एक्वेटिक होते हैं या एल्गल फंजाई हैं। ये कैसे हैं, एक्वेटिक, या इनको कह सकते हैं आप एल्गल फंजाई और एल्गल फंजाई। और दूसरा इनको ध्यान रखेंगे, जाइगोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज। ये तो दो भागों में इनको डिवाइड करेंगे, फाइकोमाइसिटीज या ऊमाइसिटीज कह सकते हैं, और दूसरा जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज में जैसे राइजोपस है और इसके अलावा म्यूकर है, ये सब आएगी, इनको ध्यान में रखना है। इसके बाद दूसरा जो आपका माइसीलियम जिनमें सेप्टेट है, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। इनका ध्यान दीजिएगा, ये दो भागों में डिवाइड है, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज को बोलते हैं आप फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर सैक फंजाई, SAC, सैक फंजाई। और बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब, उसमें गदाकार वो बनते हैं फ्रूटिंग बॉडी, क्लब, क्लब फंजाई। इनको ध्यान में रखना है। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम लोगों ने कहा कि अननोन है, अज्ञात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, अननोन है, अज्ञात है।
उनको जो है डिवाइड किया गया है। ड्यूटेरोमाइसिटीज एक अलग ही अपूर्ण कवक, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज को बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, फंजाई इम्परफेक्टाई, या इनको जो है ध्यान रखेंगे अपूर्ण कवक है, इनकम्प्लीट। इनमें चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखे गए हैं तो फंजाई इम्परफेक्टाई, फंजाई इम्परफेक्टाई, इस तरीके से एक जो है इनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कवक का किया जा सकता है। आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।